चलो अच्छा इधर देखो, अवकाश है, ठीक है, कल की छुट्टी है, 15 अगस्त इंग्लिश में कहेंगे? मूर्ख हो तुम। और कोई बताएगा? क्या? कल की छुट्टी है बेवकूफ। कोई और बताना चाहेगा 15 अगस्त इंग्लिश में कहते हैं? 15 अगस्त कहते हैं, ठीक है, हाँ। स्वतंत्रता दिवस को इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। बहुत समझदार बच्चे हो तुम, ठीक है। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं अगले चैप्टर की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसी में बहुत चीजें आएंगी, द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य तरंगे दो तरह से चलेंगी, एक तरंग के रूप में और एक कणों के रूप में, ठीक है। इसमें प्रकाश जब बताऊंगा, प्लांक कल्पना, प्लांक का सिद्धांत, तब आपके लिए और अच्छे समझ में आएगा। बहरहाल हम पहले बात कर रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। कॉपी किताब में बंद कर लो, ठीक है। अभी केवल और केवल मुझे देखते रहो, सही, मुझे देखते रहो। मुझे जितना सुनोगे, मुझे जितना देखोगे, उतना ही तुम्हें प्यार हो जाएगा पढ़ाई से, ठीक है। ठीक। अब अगर तुम फिर भी ना समझो तो वो कौन सी अदा है जिससे तू करेगा प्यार? इधर देखो। एक बात करेंगे प्रकाश में, देखो प्रकाश का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, बोलो मत यार। लाइट। वैद्युत का मतलब है इससे बनेगी बिजली। क्या बनेगी? हाँ, समझ गए तुम। और ये है प्रभाव का मतलब इफेक्ट। तो ऐसा प्रभाव आप मोटी मोटी सी बात में समझ लें, ऐसा प्रकाश का इफेक्ट जिसके द्वारा बिजली बनना शुरू हो जाए, उस चीज को हम इसमें पढ़ेंगे। अब ये होता कहां पर है, कैसे करके पता चलता है इसे? अगर आप पलंग देखो मुड़ के पीछे की तरफ, तो आपके लिए सोलर पैनल लगे हुए दिखाई देंगे, हैं? सोलर पैनल लगे हुए दिखाई देंगे। अरे चार हैं, पांच हैं, नहीं दिख रहा है तो देखे तुम्हें लगे हुए, ठीक है। अब आपके लिए पता है कि सोलर पैनल किसके बेस पर काम करता है? जब लाइट, सनलाइट के बेस पर, ठीक है। कि जब सूरज की लाइट उससे पड़ती है, तब वो बैटरी को चार्ज कर देता है, और जब पड़ना बंद हो जाती है तो वो बैटरी को चार्ज करना बंद कर देता है। दैनिक जीवन में इसके कई उपयोग हैं, मैं आपके लिए बताऊंगा सारी की सारी चीजें। अब आप समझ गए होंगे कि कितने उपयोग होंगे, ठीक है। केवल एक सोलर पैनल से ही आप इसके ताकत को समझ चुके होंगे। नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कोई ना प्रदूषण है ना कुछ है, ठीक है। बड़े अच्छे से इसका, और आज के दौर में दुनिया इसकी तरफ बढ़ रही है। तो पहले हम पैनल को समझ लेते हैं, मैं बहुत डीपली नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तुम्हारे लिए नीट या जेई लेवल पर नहीं, आप ऐसे समझ लो कि पैनल जो होता है, सोलर पैनल, सोलर पैनल की मान लीजिए शीट रखी हुई है, ठीक है। इस पर जब प्रकाश पड़ता है, तब प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। मतलब कहने का यह है, उससे इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से चलने लगेंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होगा, देखो हर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन स्थित होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इस पर प्रकाश को डालेंगे, तब अपने स्थान से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गति करने लगेगा, चलने लगेगा। और मैं आपके लिए बताऊं, धारा का बहना, धारा का प्रवाहित होना या बिजली का आना, इसी सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन का चलना। समझ में आ रही है? जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉन के चलने का दूसरा स्वरूप ही है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कैसे करके? अगर कोई तार है, मैंने इसे एचडी में बना दिया है, जूम कर दिया है, ठीक है। अगर कोई तार है, मैंने बताया उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, और मैंने आपके लिए 84 बच्चों वाली कहानी भी सुनाई थी, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रहा है, तो संकल्पना के अनुसार उल्टी दिशा में क्या बहती होगी? धारा, ठीक है। अब ये कैसे करके देखो, विद्युत धारा भी तो एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा से हम कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो चल रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, चलने वाली ऊर्जा। अब ये वाली ऊर्जा ही इसमें रूपांतरित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो कुल मिलाकर
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की समय दर को, या आप ये कह दो आवेश के प्रवाह की समय दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, सेम इतनी बात तो समझ गए, इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वरना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये विद्युत धारा का प्रवाहित होना, ये इलेक्ट्रॉन का चलना एक ही बात है। ठीक है, तो धारा कब प्रवाहित होगी? जब इलेक्ट्रॉन चलेगा। और मैं क्या आपके लिए बता रहा हूं, जब इस पर प्रकाश गिरा, सोलर पैनल पर प्रकाश गिरा, तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह से चलना शुरू कर दिया, एनर्जी मिल गई, इसे ऊर्जा मिल गई। आप ये सोचो, इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा हुआ था कोई शांति से, अब उससे बाहर से एनर्जी मिली, ऊर्जा मिली, अब वो गर्म हो गया। ठीक है, तो उसने वहां से निकलकर चलना शुरू कर दिया, और इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। नहीं आ रही बात समझ में? मैंने ये तो बताया, इलेक्ट्रॉन का चलना या फिर विद्युत धारा का प्रवाहित होना एक ही बात है। अब उससे जब सूरज की ऊर्जा मिली, प्रकाश ऊर्जा मिली, तब उसने क्या काम किया? चलना शुरू कर दिया। चलना शुरू कर दिया, इसका मतलब यह है विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। ठीक है, तो जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिरता है, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिरता है, तब उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब मेरी बात को सुनना, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, अब इसे ऐसे करके समझ ले रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, उसे चलाना है। ठीक है, उसे चलाना है। अब आप ऐसे इमेजिनेशन कर लो कि इसे खींचना है या हिलाना है, तो कुछ ना कुछ तो ऊर्जा इसके पास भी होगी। अब आप मुझे हिलाना चाहो तो ऐसे जो से तो मैं हिलने वाला हूं नहीं। ठीक है, इतने इतने तगड़े लोगों से, हाँ अगर सुमित आए, ये आमिर, ये मोहित तोहित आए, तो मैं इनसे शायद हिलूंगा। हिलूंगा क्या, ये पता नहीं कहाँ फेंक दे ले जा करके। ठीक है, बड़े बड़े कमजोर लोग हैं ये समझ रहे बात के लिए? तो कहने का मतलब ये, एक लिमिट तक एनर्जी अगर मेरे पास होगी, एक लिमिट तक अगर एनर्जी होगी, तो उस लिमिट तक, मतलब अपने से कमजोर से मैं हिलने वाला हूं नहीं। अगर मुझसे ज्यादा ताकत का, या मैं अपने बराबर वाले से भी हिलने वाला नहीं हूं, मुझसे ज्यादा ताकत का कोई आएगा तब तो वो मुझे अपनी जगह से हिला सकता है, वरना मुझे नहीं हिला सकता। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक निश्चित आवृत्ति, मतलब मुझे हिलाने के लिए एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का व्यक्ति चाहिए। तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की ऊर्जा चाहिए। तो मैं फिर से डेफिनेशन को बता रहा हूं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है, यहां पे ऐसे करके समझ लो, बड़ा सिंपल डेफिनेशन में, जब निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है, तब उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इतनी बात को समझ पाए? नया चैप्टर है एकदम से, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप अब भी ना समझ पाए हों तो तुम पे कुछ नहीं है, पहली बार है, लाना तभी नहीं हो रही है। ठीक है इधर देखो, अब आप ऐसे समझ लो, एक और याद हो गया, मैं मारता नहीं हूं। चलो देखो, बड़े ध्यान से देखते रहना। मान लीजिए आप एक चाय के होटल पर गए। अब चाय की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी कद्र किया करो, पता नहीं कब लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्या? हाँ तो पिलाओ भी। अब तुम सोच रहे हो कि नहीं, पीने से नहीं बनेंगी, ये बात अलग है, तो पिलाना भी चाहिए। इसे मैं गया, ठीक है, अब आगे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तभी तो प्रधानमंत्री बनोगे। ठीक, अब मैं जाऊं उधर तुम्हारे घर की तरफ कभी, हाँ अब बाकी समझ जाओ ठीक है, तो मान लो चाय है, चाय गरम चाय, चाय बिकवा रहे यार तुम यहाँ पर मुझसे। अब देखो, कई तरह की चाय होती हैं। ठीक है, एक चाय होगी 10 रुपए वाली चाय, एक मान लीजिए उसने कर दिया 20 रुपए वाली चाय है, स्पेशल चाय, एक कर दिया 30 रुपए वाली चाय। ये है हमारी नॉर्मल चाय, सादा चाय। ठीक है, और ये चाय क्या, इधर देखो, बोलो मत, इधर देखो, ये वाली चाय है हमारी कौन सी, कुल्हड़ चाय। ठीक है, और ये हमारी स्पेशल चाय। अब स्पेशल में देखो मलाई मार दी होगी उसने, समझ में आ रही बात? मलाई मार के चाय आएगी इसमें।
और कुल्हड़ वाली तो पता है, सादा वाली पता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3 तरह की चाय है, एक 10 की, एक 20 की, एक 30 की। अगर आपके लिए चाय को खरीदना है, ठीक है, चलो एक होटल और ले रहे हैं। अब उनका तो पता नहीं साहब कितने में बेचा करते थे, ठीक है, तो वरना उनका वाला जरूर लेते। अच्छा वो डॉली चाय वाला है, कितना खूबसूरत लगता है। मतलब मुझे मतलब मुझे सिंसियरली अच्छा लगता है, ठीक है, और सीरियसली अच्छा लगता है, सॉरी। और फेमस, उसके यहाँ पर उस शख्स ने चाय पी है जो जो दुनिया के अमीर आदमी में गिना जाता है, बिल गेट्स, ठीक है। तो चाय वालों का भरोसा नहीं कब क्या बन जाएंगे, ठीक है। नहीं इधर देखो, चाय की बात चल रही है तो किसी का पीने वीने का तो मन नहीं कर रहा है? हाँ तो लाल टपकाते रहो, पीने का मन कर रहा है तो मान लीजिए एक होटल पे चाय केवल 20 रुपए की मिलती है, सही है, केवल 20 रुपए की चाय मिलती है। अभी हम पहले इस होटल का उदाहरण ले रहे हैं। अब 20 रुपए की चाय मिलने का मतलब ये है कि हमें अगर चाय का कप लेना है उससे, होटल वाले से अगर हमें चाय खरीदना है, तो हमें कम से कम कितने रुपए देने पड़ेंगे? 20। आ रही बात समझ में? कम से कम कितने देने पड़ेंगे? 20। 20 से ज्यादा तो ले लेगा वो और तुम्हें वापस कर देगा छुट्टे, समझ में आ रही है? 20 से कम में सौदा नहीं है। तुमने 19 अगर दिए, ठीक है, तो कहेगा उधर मुंह कर ले, पीछे से लात मार देगा तुम भगा देगा तुम्हें, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब मेरा यह है कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का होना चाहिए प्रकाश, ठीक है। इसमें उदाहरण जो दे रहा हूं कि 20 रुपए होना चाहिए उससे ज्यादा, ठीक है, तभी चाय का कप मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा, ठीक। इनका उदाहरण ले लो, इनका उदाहरण इधर देखो। जैसे मैंने कहा निश्चित आवृत्ति है उससे अधिक आवृत्ति का, 10 रुपए का तो आपके लिए मिल जाएगा। निश्चित ये हो गई कि 10, बेटा कम से कम 10 चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा 20 मिल जाएगा, उससे ज्यादा 30 मिल जाएगा, उससे ज्यादा, अरे मिल जाएगा, 2-3 कब दे देगा, समझ में आ रही है? मिल जाएगा, मतलब उससे ज्यादा का तो मिलता रहेगा लेकिन उससे कम का नहीं मिलेगा, ठीक। तो हमें अगर चाय का कप निकलवाना है, चाय के, बोलो मत यार, चाय कप होंगे क्या ना इलेक्ट्रॉन, अगर हमें चाय का कप निकलवाना है तो हमें ऐसा प्रकाश या ऐसे पैसे देने होंगे जो कि उसे उत्सर्जित करा सके। आ रही बात समझ में? तो जब किसी भी धातु की पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिरता है, तब उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो आगे बढ़े, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, मैंने तुम्हें लिखवाया दहली आवृत्ति, दहली फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। देखो बात अगर चाय की है तो एक दिन दिल्ली पे हुकूमत होगी होगी, समझ में आ रही है? दिल्ली पे हुकूमत का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री बन जाओगे। वैसे मेरे 15 लाख अब भी पड़े इनके पास, हाँ मेरा कर्जा आ रहा है इनपे, 15 लाख मेरे अब भी नहीं दिए इन्होंने। तो दहली आवृत्ति की हम बात करेंगे। दहली आवृत्ति क्या है? वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा सतह से, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, दहली आवृत्ति कहलाती है। मैंने क्या बताया बार बार कि इससे कम आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ज्यादा है तो सही है, न्यूनतम का मतलब है कम, वह कम से कम आवृत्ति, प्रकाश, आपतित प्रकाश की वह कम से कम आवृत्ति जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति कहलाती है। अब बस वही उदाहरण फिर से ले लेना है, 10 रुपए कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी? दहली आवृत्ति, सही है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में समझना चाह रहे हो तो मैं ये मान लूं कि 10 जूल की ऊर्जा लेकर के, 10 जूल बहुत हो जाएगी फिलहाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख लो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी रखना चाहो, एक निश्चित ऊर्जा को लेकर के ये निकल जाएगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दहली आवृत्ति कहेंगे। निश्चित आवृत्ति को लेकर के निकले, क्या कहलाएगी? दहली आवृत्ति। ये समझ गए? वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस जो प्रकाश, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। अब अगली है दहली तरंगदैर्घ्य, दहली तरंगदैर्घ्य।
आपके लिए सेम डेफिनेशन लिखना है। वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके क्या कहलाती है? दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। आ रही बात समझ में? ठीक। अब जो पेपर में आने वाली चीज, ये भी आती है एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, जो पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी ओर चलते हैं। हालांकि वो मैं तुम्हें सब समझा चुका हूं इतनी देर में। क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, ठीक है, बोलो मत। हम बात करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की। क्या क्या नियम है इसके? तो इसके 5 नियम है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कितने नियम अंजलि? 5 है, 5 है, अच्छा 5 है, ठीक है। पहला नियम, ठीक है, अब तुम कॉपी खोल लो और मैं पढ़ता जाऊंगा, तुम उसमें पढ़ते जाना, देखते जाना, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम है कि नहीं? पहला नियम क्या है? इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। ध्यान सुनते रहना, पहला नियम ये कहता है, 5 नियम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के। तीव्रता अनुक्रमानुपाती होगी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की, ठीक है। आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है, जितनी तेज तीव्रता होगी, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अब मैं वही चाय बेचूंगा आज दिन भर, ठीक है, मुझे चाय पसंद आ रही है, वही 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 30 रुपए वाली है। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया ये बेचते बेचते, तो तुम, हाँ, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भले ही पढ़ाने ना आ पाऊं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का बहुत पुरजोर प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मुझसे परेशान मत हो, और एक काम और कर दूंगा, फ्री है। हाँ, एग्जाम होंगे लेकिन किताब खोलकर आपके लिए मिलेगा, ठीक है, ओपन बुक सिस्टम। सही क्या? अरे नहीं, ये आईआईटी में चलता है ओपन बुक सिस्टम। क्या बात कर रहे हो तुम? हमारे एच सी वर्मा सर कहते हैं कि मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, एआई मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे, और नहीं कर पाते। कैसे? ठीक है, अब तुम तो एआई पे भी सर्च करोगे तो जब ओपन बुक सिस्टम होगा तो उस लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, ठीक है। अब ऐसे ही ओपन बुक सिस्टम उन्होंने दे दिया और कह दिया बेटा लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हैं? छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम थोड़ी लिखने के लिए दिया जाएगा। ये चीज लिखने के लिए नहीं दी जाएंगी। फिर तो ये पूछा जाएगा एक बुढ़िया थी वो बचपन में कैसे मर गई, है? हाँ, तो फिर ओपन बुक सिस्टम होगा, किताब खोलने की प्रोसेस होगा, तो ये पूछा जाएगा ना, एक बुढ़िया बचपन में कैसे मरी। इधर देखो, चाय बेच रहा हूं मैं यार, किसी को चाहिए हो तो बता देना, ठीक है। तो पहला क्या बताया, बोलो मत। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतनी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे बाहर। आप ऐसे समझ लो कि आप 10 रुपए दोगे तो आपके लिए 1 मिलेगा कप, ठीक है। आपने 100 रुपए दे दिए, 10 कप मिल जाएंगे। तो तीव्रता बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ गई, ठीक है। आ रही बात समझ में? तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की दर बढ़ जाती है। दूसरा, अगला वाला, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। यहां पर आप एक चीज ध्यान देंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। इसे तीव्रता से मतलब ही नहीं है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, इसे तीव्रता से मतलब नहीं है। पीछे गुटरगू मत करो, इधर देख लो, सही है। बड़े ध्यान से देखना, तीव्रता अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब मैक्सिमम।
आप कितने चाय के कप पी सकते हैं, कि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने उसे कितने पैसे दिए हैं। आपने उसे 1,000 रुपए दे दिए, उसने आपके लिए 100 कप दे दिए और आप पी 50 ही सकते हैं। समझ में आ रही है? तो आप चाहे उसे 10 रुपए दो, तब भी आपकी कैपेसिटी कितनी है? 50 पीने की। चाहे आप उसे 1,000 रुपए दे दो, तब भी आपकी कितनी पीने की कैपेसिटी? 50 पीने की। ठीक है, अब मैं 50 कप क्यों ले रहा हूँ मैं इसे ले रहा हूँ, 50 कप में चाय बहुत हो जाएगी क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा गांव वाला क्षेत्र है, गांव वाले क्षेत्र में जब चाय पीने का माहौल बनाते हैं तो जग में लेते हैं चाय। हाँ ठीक है, और फिर रोटी को मीजेंगे उसमें। ठीक, रोटी रोटी को मीजेंगे, और रोटी चाहिए बासी। ठीक है, बासी रोटी को मीज के, और पूरा घर बैठ के अलग एक इधर बैठा और चम्मच से खाएंगे। तो 50 तो इनके लिए कम कम भी पड़ सकते हैं फिलहाल। ठीक है, और दूसरी जगह अगर ये जाएंगे चाय पीने के लिए तो पता कहेंगे ज्यादा हो गई, थोड़ी कम कर लो। सही, हाँ ज्यादा, तो उसमें वो अलग से नंगई चलती है कि ना थोड़ी थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम। और घर पे इन्हें जग में चाहिए। ठीक है, चलो इधर देखो, बोलो मत। नहीं आता हो समझ में तो बताओ। अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो इस बात पे निर्भर कतई नहीं करेगी कि तीव्रता कितनी है। मैंने क्या बताया, हम अधिकतम कितना खा सकते हैं इस बात पे बिल्कुल निर्भर नहीं होगा कि हमने कितनी रोटियां खरीदी हैं या हमारे पास कितने पैसे हैं। ठीक है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती नहीं होगी, लेकिन किसके अनुक्रमानुपाती होगी? आवृत्ति के। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? आवृत्ति के। वो मैं पहले ही बता चुका हूं, जितने ज्यादा पैसे दोगे उतने ज्यादा तुम्हें कप मिल जाएंगे। ठीक है, अगला, यदि प्रकाश की आवृत्ति निश्चित आवृत्ति से कम है तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ये भी मैं बता चुका हूं, इसे दहली आवृत्ति कहते हैं। 10 रुपए से तुम कम दे दो, नहीं एक्सेप्ट होंगे वो। ठीक है, तो यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, इसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। अगला वाला, लास्ट वन, कोई समय सीमा नहीं होती। अब आप ये बताओ कि भीड़ लगी हुई है, चाय बन रही है, ठीक है, अब या तो आप बिल्कुल सुबह ही सुबह पहुंच जाओ, उसने दुकान को खोला हो, तब आप उसे पैसे दोगे, तब वो चाय बना करके तुम्हें देगा। अब दुकान तो चल रही है ना, इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं, अब जैसे ही तुम उन्हें पैसे दोगे वो तुम्हारे लिए क्या दे देंगे? चाय का कप। तो पैसे देने और इलेक्ट्रॉन को निकलने के बीच कोई समय सीमा नहीं होती है। जैसे ही आप पैसे दोगे वैसे ही चाय का कप आपके लिए मिल जाएगा। अब मैं इसी चीज को प्रकाश से समझा रहा हूँ। ठीक है, मैंने चाय तो बता दी, चाय थोड़ी लिख करके आना है। तो पहला है आपतित उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर, कि कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वो किसके अनुक्रमानुपाती होंगे? आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब कहने का ये है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी लाइट की, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन कितनी तेज चल सकता है ये इस बात पर कतई निर्भर नहीं करेगा कि तीव्रता कितनी ज्यादा है। भाई इलेक्ट्रॉन जितनी तेज चल सकता है, जितनी गतिज ऊर्जा उसकी है वो उतनी रहने वाली है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, लेकिन आवृत्ति पर निर्भर करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। चौथा वाला था, यदि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाएगा तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, इसे हम क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति कहते हैं। अगला वाला, लास्ट वाला, इलेक्ट्रॉन के पढ़ने और प्रकाश के पढ़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय सीमा नहीं होती है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है वैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हाँ सॉरी, कोई समय सीमा नहीं होती, हमारा कौन सा नियम है? 5वां नियम। तो प्रकाश वैध प्रभाव के कितने नियम है? 5 नियम।
अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आइंस्टीन की समीकरण, ठीक है, आइंस्टीन समीकरण पढ़ेंगे और आइंस्टीन उस समीकरण से फिर सिद्ध करके दिखाएंगे इन पांचों नियमों को, ठीक है। इन पांचों नियमों का सिद्धीकरण होगा कि वास्तव में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है, क्या ये सही है या फिर ये नहीं है। मिलते हैं अगली बार में। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कोई बात नहीं, वही तो चला गया, ये थोड़ी गया है। ध्यान से देखो इस तरफ सब लोग, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑनलाइन वाले चाहें तो लिख लेंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करना। आइंस्टीन के द्वारा हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम जो मैंने आपके लिए कल परसों जो भी जिस समय बताए थे, उन्हें कैसे करके हम जस्टिफाई करेंगे कि हाँ वास्तव में ये है, आइंस्टीन ने ये किया है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने देखो क्या किया था, एक इक्वेशन दी थी, समीकरण दी थी, जिसके आधार पर हम पांचों नियमों की व्याख्या कर पाएंगे। एक साइंटिस्ट आए प्लांक। प्लांक क्या कहते हैं, प्लांक कहते हैं कि प्रकाश सीधी सतत रूप में नहीं चलेगा, ठीक है, सतत मतलब लगातार नहीं चलता है, वह छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। मैं जस्ट बना रहा हूं, जरूरी नहीं ऐसा ही चलता हो, ठीक है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। पैकेट है, इन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो प्लांक के अनुसार प्रकाश सतत रूप से ना चलकर छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में, पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब जरूरी नहीं ऐसे ही चलता हो कि ऐसे मैंने बना दी, जैसे मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ सर, ठीक है। तो प्रकाश, प्लांक के अनुसार प्रकाश सतत रूप में लगातार ना चल करके छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की के पास एच न्यू ऊर्जा होती है, ठीक है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू। एच और ये न्यू है, ऐसे करके बनाया जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, कोई बात नहीं, एच न्यू होती है, ठीक है। तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, एच न्यू। जब कोई भी फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर गिरेगा, मान लीजिए ये धातु है, ठीक है, इसके पृष्ठ पर जब कोई भी फोटोन गिरता है, तब वो अपनी सारी की सारी ऊर्जा यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं देगा, मान लीजिए उसके पास अगर, मान लेते हैं अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूरी की पूरी ऊर्जा देगा, ऐसा नहीं कि एक दे दे एक रोक ले, ठीक है। सारी की सारी ऊर्जा किसे दे देता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है, तो कुछ ऊर्जा तो पृष्ठ तक आने में खत्म हो जाती है और कुछ ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है, तब कुछ ऊर्जा तो पृष्ठ तक आने में खत्म हो जाती है, धातु के पृष्ठ पर आने में खत्म हो जाती है, और कुछ ऊर्जा अधिकतम ऊर्जा या गतिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे करके समझ लो। मैंने एक बार इसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। प्लांक के अनुसार प्रकाश सतत रूप में ना चलकर छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। इन पैकेटों या बंडलों को हम फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, जहां एच प्लांक नियतांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। जब कोई भी फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है, तब वह अपनी सारी ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन उस प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग तो धातु के पृष्ठ तक आने में खर्च कर देता है और शेष भाग गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। अब चूंकि मैं मेरे अंदर एक वो है कि मैं क्या करता हूँ कि एक उदाहरण जो ले लिया उसी समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो फिर चल रहे हैं उसी चाय के होटल पर जहां पर हम थे, ठीक है। तो वही होटल लेंगे हम और उसी होटल पर 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए ये चाय मिल रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री बन के मानूंगा मैं, ध्यान रखना, चाय बेच बेच के, ठीक है। देखिए 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए की चाय मिल रही है। अब मैंने क्या बताया था, बाहर से ऊर्जा आएगी, ठीक है, और आकर के वो इसे क्या देगी, अपनी ऊर्जा इसे दे देगी और इससे क्या प्राप्त करेगी, चाय का एक कप। ये एक कप मिल रहा है 10 रुपए में, एक कप है, एक कप है, और ये एक कप है। ये 30 रुपए कप इसलिए खासा ये मलाई वाला है, ठीक है। तो
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अच्छा, और घर पे तुम देखो छोटे छोटे बच्चों से वो चाय बनवाते हैं, एनली छोटे छोटे चाय बनवाते हैं कि यहाँ तक वैसी लटकती रहती है, सही, यहाँ तक वैसे लटकती रहती है, चलो कोई बात नहीं है। हाँ और चलो देखो, किसी किसी का तो फुकना फूल जाता है गुब्बारा, गंदी बात नहीं होंगी। इधर देखो यार, ब्यूटी चल रही है। तो 10 रुपए का एक कप है, 20 रुपए का एक कप है, 30 रुपए का एक कप है। अब मैंने क्या बताया, प्लांक के अनुसार जैसे ऐसा वहां पर बता रहा हूं वैसे वैसे यहाँ पर होगा। प्लांक के अनुसार प्रकाश सतत रूप में नहीं चलता है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। अब आप इससे कोरिलेट करेंगे कि इनकी चाय खरीदने कोई लगातार लाइन नहीं लगी रहेगी, ठीक है, कि लगातार लाइन लगी है। अगर लगातार लगी भी रहेगी तो ऐसा थोड़ी होगा एक ही आदमी बहुत बड़ा सा है। अरे भाई, छोटे छोटे आदमी खड़े होंगे लाइन में, बोलो आ रही है बात समझ में? तो प्रकाश कैसे चलेगा? कोटा पे, कोटे नहीं, कोटा लेने के लिए, गल्ला लेने के लिए खड़े होंगे, तब भी कैसे खड़े होंगे, एक एक आदमी तो ही खड़ा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि खींच के उसी को इतना लंबा कर रखा है, ऐसा नहीं हो सकता ना, पतलू अपना हाथ इतना लंबा कर सकता है, ठीक। बहरहाल इधर देखो, इधर देखो, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, बोलो मैं इधर देखो। तो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में ये लोग सामने खड़े हैं, ठीक है। तो अगर इसे ऊर्जा को लेना होगा, मैंने क्या, फिर से मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन के लिए, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, ठीक है। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, कितनी होती है? एच न्यू। अब ये एच न्यू क्या है? एच न्यू है या तो 10 रुपए होगी इसकी, ठीक है, या क्या होगी 20 रुपए या 30 रुपए, जो भी है, ठीक है। अब 10 रुपए ही मान लो, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी है? एच न्यू है, 10 रुपए जो भी है, ठीक, एच न्यू है। अब जब धातु की सतह पर, मतलब इस पर फोटोन पड़ेगा, इस पर जब 10 रुपए पड़ेंगे आकर के, तब इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, मतलब हमें एक कप मिल जाएगा, ठीक है। अब जो हमने इसे फोटोन दिया है, मुझे डिस्टर्ब मत करो बीच में, ठीक है। अब जो हमने इसे फोटोन दिया है, उस फोटोन को की ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाएगी। अरे भाई कैसे करके दो भागों में बढ़ जाएगी? एक तो पैसे उसके लिए 10 रुपए जो आपने दिए हैं, उसमें से खर्चा उस व्यक्ति का भी तो निकलेगा जो काम कर रहा है, ठीक है, और जो गैस जल रही है वहां पर, उसका भी निकलेगा। तो जो काम कर रहा है व्यक्ति, और क्या जल रही है? गैस, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है और ये जो काम है, ठीक है, इन दो तरह से ऊर्जा बढ़ जाएगी। यही मैंने आपके लिए इलेक्ट्रॉन से कोरिलेट करके बताया है कि जब फोटोन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी ऊर्जा दे देता है। अब ऐसा नहीं 9 रुपए देगा, ठीक है, ऐसा नहीं 11 रुपए देगा, 10 ही देगा, ठीक है, या फिर 20 दे सकता है, क्यों, दो चाहिए होंगे तो क्या दे सकता है, 20, या फिर 30 दे सकता है, ठीक है, लेकिन देगा पूरे ही पैसे। ऐसा तो नहीं ना कम दे दे, ठीक है, क्या इसके पापे दे दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो 10, 20 या 30 जब इलेक्ट्रॉन किसी धातु सतह पे पड़ता है, तब उसकी कुछ ऊर्जा तो पृष्ठ तक आने में खत्म हो जाती है, और शेष गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कौन सी है? जो वो चल करके क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है, चल कर क्या करेगा? काम करेगा। कुछ क्या में लग जाएगी उसकी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा में, और कुछ ऊर्जा काय में खत्म हो जाएगी? उसके कार्य फलन में, जो उसकी गैस ने काम किया था, ठीक है। और ये ऊर्जा को कुल अगर मैं मिला दूंगा तो वही तो होगी जितने हमने पैसे दिए, उतना ही तो काम करेगा, उतना ही। अरे 10 रुपए में वो 30 रुपए वाला गिलास थोड़ी दे देगा तुम्हें, नहीं देगा ना, ठीक है। तो क्या जो हमने ऊर्जा दी थी, और हमने क्या दी थी? फोटोन की तो ऊर्जा दी थी, कौन सी ऊर्जा दी थी? फोटोन की ऊर्जा। इसे एक बार फिर से बताऊं, ठीक है। तो क्या है इसमें, मैं फिर से एक बार डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। प्लांक के अनुसार, वो अब भी पीछे देख रहा है, उसे मैंने आगे बैठा लिया, फिर ठीक है। इतना ऐसा क्या है पीछे जो मुझ में नहीं है? वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार? है, क्या कह रहे हैं? है कुछ प्यार वार करने का मतलब, बताओ तो ऐसा क्या है पीछे जो मुझ में नहीं है, ठीक है। ये माना मेरी जहाँ मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है? इधर देखो तुम, पढ़ाई सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, ठीक।
जो बेकरारी अभी इस तरफ थी वो बेकरारी उस तरफ किस लिए है। देखो, मैं बिगाड़ दूंगा तुम्हें, परेशान मत हो, कोई बात नहीं। देखो मैं आपके लिए क्या बता रहा हूँ एक बार फिर से, कि प्लांक के अनुसार प्रकाश सतत रूप में नहीं चलता है, ये छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। इनकी ऊर्जा एच न्यू होती है। जब फोटोन किसी भी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा तो धातु के पृष्ठ तक आने में खत्म कर देता है और कुछ ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे कोरिलेट किया था कि चाय वाला, ठीक है, चाय बेच रहा है, 10 रुपए का कप है, 20 रुपए का हटा दो यार, तुम वरना तुम कहोगे इसके लिए जाएंगे, तो 10-10 रुपए वालों की लाइन लगी होगी। ठीक है, एक ही आदमी नहीं है जो बार बार खरीदता रहेगा, अलग अलग लोग खरीदेंगे। तो छोटे छोटे फोटोन यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी ऊर्जा एच न्यू मतलब 10 है। वो इन्हें जब 10 की ऊर्जा देंगे तब दो काम वहां पर होंगे, एक तो कार्यफलन, जो वहां पर काम, जो गैस से हमारी क्या बनेगी, चाय, और दूसरा क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा, जो वो काम करके हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, चाय को लेकर के आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो उन्होंने 10 रुपए के बराबर ही तो काम किया होगा, और 10 रुपए को ही तो हम क्या कहना है, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद आप केवल और केवल इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमारे पास क्या था, बोलो मत, फोटोन की ऊर्जा। ठीक है, बराबर क्या है, कार्यफलन, और प्लस क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। इसे करूंगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा को मैं ई लिख दूं अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो। ठीक है, कार्यफलन को मैं देखो डब्लू से लिख दे रहा हूं, कार्य को हम वर्क कहते हैं, कैसे लिख दे रहे हैं, डब्लू से। अधिकतम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और अधिकतम को क्या लिखते हैं हम, मैक्सिमम। अधिकतम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, ई फोटोन की ऊर्जा मैंने तुम्हें अभी बताई थी, एच न्यू है, बताई थी, बताओ, एच न्यू। कार्यफलन जो होगा वो एच न्यू जीरो होगा। क्यों, क्योंकि धातु के पृष्ठ तक आने में, अब न्यू क्या है, न्यू जीरो क्या है, यहाँ पर न्यू जीरो है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, कम से कम आवृत्ति। तो वह कम से कम आवृत्ति में लगाऊंगा तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन लाने के लिए जिम्मेदार होगी, तो इसलिए मैं ऊर्जा को क्या कर दे रहा हूँ, एच न्यू जीरो प्लस का के ई मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। कोई बात नहीं, अभी आप ऐसे चाहो तो लिख लो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, इसे इधर ले जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम निकालेंगे तो एच न्यू तो इधर ही रहेगा, और इसे मैं इधर ले आया, माइनस क्या हो जाएगा, एच न्यू जीरो, एच बाहर आ जाएगा, न्यू माइनस का न्यू जीरो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अधिकतम। ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो हाफ एम बी स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, जितना वजन है उतना ही रहेगा, लेकिन चाल बदल सकती है। बी मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस का न्यू। ये वाली जो समीकरण है इसे हम क्या नाम देते हैं, कौन सी समीकरण कहते हैं, हाँ, आइंस्टीन की समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो, बाकी इसे व्याख्या कल कराएंगे इसकी। ठीक है, तो आगे हम बात कर रहे हैं, बोलो मत। देखो मैंने आपके लिए प्रूफ करा दी थी कि आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है वो हाफ, बोलो मत, एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो होती है। ये आइंस्टीन की समीकरण है, या फिर मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ, इसे तो हम काइनेटिक एनर्जी कह रहे थे, कैसी वाली, मैक्सिमम वाली। ठीक है, एच न्यू माइनस का न्यू जीरो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले देख लूं वीडियो सही आ रही नहीं, वरना तुम लोग तो कुछ बताते नहीं। अच्छी नहीं आती है तो अभी क्वालिटी तो बहुत पीक पर चल रही है, लैपटॉप पे तो इतना दम भर दिया मैंने इसमें, क्वालिटी इसका जवाब नहीं। ऐसा लग नहीं रहा है इस वाले कैमरे शूट हो रही है 5,000 रुपए वाले फोन से। तो ये हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन है, बड़े ध्यान सुनते रहना। पहला नियम जो है, हम इससे आइंस्टीन ने
इस समीकरण को देख करके उससे पांचों नियमों की व्याख्या की थी कि पांच नियम किस प्रकार से प्रकाश वैध प्रभाव के बनते। देखो मैंने आपके लिए पांच नियम बताए थे। पहला नियम, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की दर तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम, अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब आवृत्ति बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। चौथा जो था हमारा कि एक निश्चित आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति के इलेक्ट्रॉन फोटोन को हम उस पर डालेंगे, धातु के पृष्ठ पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस आवृत्ति को हम दहली आवृत्ति कहते हैं। और लास्ट वन था कि इलेक्ट्रॉन के पढ़ने और फोटोन के पढ़ने इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई समय सीमा नहीं होती। ये मैं आपके लिए बता भी चुका हूं और हम इन्हीं पांच नियमों को इससे समझेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, वैसे ही पढ़ने वाले उस पर फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे उसी प्रकार उसी टाइम पे उस पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो यही तो मैंने बताया था कि तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना अधिक हो जाते हैं। पहला नियम क्या है? तीव्रता को अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित अधिक होंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो फिर से होटल पे चलो, इसी पर तो चल रहे थे। ठीक है, हम 10 रुपए लेकर के 10 रुपए का कप मिल रहा था। ठीक है, अब क्या काम किया, मैं जो आइंस्टीन बताना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जो फोटोन है, फोटोन मतलब लोगों की लाइन लगी हुई है, ठीक है, हाँ, इसकी तीव्रता को बढ़ा दो। तीव्रता का मतलब है ये जल्दी जल्दी खरीदने लगे, तो यहाँ से भी कब कैसे जान लेंगे? जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये तो बता रहे हैं हम कि जब अगर हम तीव्रता प्रकाश की बढ़ाएंगे तो धातु के पृष्ठ पर पड़ने वाले फोटोनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन भी उससे जल्दी जल्दी निकल लेंगे। ठीक है, तो यही तो पहला नियम कहता है कि तीव्रता जो होती है, तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। यही पहला नियम है। अब लिखो कैसे करके, आइंस्टीन के नियम के अनुसार जैसे ही प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनों के उस पर पड़ने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तेजी से होने लगता है। अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। यही प्रकाश वैध प्रभाव का पहला नियम है। दूसरा नियम जो है वो कहता है अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता के अनुक्रमानुपात तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ध्यान सुनना, अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आइंस्टीन की समीकरण को देखो, आइंस्टीन की समीकरण में तुम्हें प्लांक नियतांक दिखाई देगा और दिखाई देंगी आवृत्ति। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है? आवृत्ति पर। ठीक, किस पे निर्भर कर रही है? आवृत्ति पर। तीव्रता पर तो निर्भर नहीं कर रही है। तो आप लिखोगे आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आ रही बात समझ में? आइंस्टीन समीकरण खुद चीख चीख के कह रही है कि आइंस्टीन की आवृत्ति पर निर्भर करेंगे हम, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेंगे। आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यह दूसरा नियम है। तीसरा नियम, आइंस्टीन की समीकरण देखो, तीसरा नियम में कहता है कि अगर आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तीसरा नियम तो कहता है आवृत्ति बढ़ाने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर देखो, अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर तो निर्भर कर रही है ना, तो आवृत्ति को आप बढ़ाओगे तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो फिर से लिखोगे ये बात, आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट है कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, और तीव्रता नहीं है उसमें, तो ये लिखोगे आइंस्टीन की समीकरण स्पष्ट है कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये दूसरा नियम था। और तीसरा वाला क्या है? आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। यह तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या कह रहा है? अब इसे थोड़ा ध्यान से देख लो। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए ये 5 है आवृत्ति, ये वाली कितनी मान लेते हैं 5 हर्ट्ज, ठीक है, और ये वाली 4 है, तो 5 में से 4 आएंगे, 1 आ जाएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है, प्लस का मतलब यह है कुछ ना कुछ हमें गतिज ऊर्जा मिलेगी, कुछ ना कुछ हम जरूर चलेंगे। सही। अब अगर ऐसा हो जाए ये भी 5 हो जाए और ये भी 5 हो जाए तो कितना आ जाएगा? 0। ऐसा ये 5 हो जाए, ये वाला 6 हो जाए बाद वाला,
तो क्या आएगा माइनस का 1। माइनस के 1 का तो मतलब यह है कि ऊर्जा नहीं रही, माइनस में चली गई। अब जब ऊर्जा माइनस में चली गई तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? अरे जब एनर्जी नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहां से? नहीं निकलेंगे ना। तो यही चौथा नियम कहता है कि अगर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का फोटोन डाला जाएगा तभी ऊर्जा का तभी अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, वरना ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। इसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। जब किसी भी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकार, आप ये जरूर लिखोगे कि अगर ये आ गया आइंस्टीन की समीकरण के द्वारा आप व्याख्या कीजिए, तो इसमें ये जरूर लिखोगे आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट है कि अगर फोटोन का मान एक निश्चित आवृत्ति से कम हो जाए तब गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। अतः धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ये चौथा नियम है। ठीक है, अब इसमें टाइम वगैरह का कुछ है ही नहीं, तो क्या हुआ, जैसे ही आप ये भी लिख दोगे इस समीकरण से स्पष्ट है कि जैसे ही फोटोन पड़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। ये पांचवा नियम है। पांचों नियमों की व्याख्या हो गई। अब मैं एक बार इसे सीरियल वाइज एक ही लाइन में बता दे रहा हूँ सारी की सारी चीजों को। आइंस्टीन की समीकरण मैंने आपसे कल सिद्ध करवा दी थी। अब आइंस्टीन की समीकरण के द्वारा पांचों नियमों की हम व्याख्या करेंगे। पांचवें नियम में पहला नियम हमारा कहता है कि जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे पहले नियम में? इस नियम के, आइंस्टीन के नियम के अनुसार जैसे ही हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं वैसे ही उस पे गिरने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक हो जाती है। तो अर्थात तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अधिक होता है। यह प्रकाश वैध प्रभाव का पहला नियम है। दूसरा नियम आपका क्या होगा? आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यह प्रकाश वैध प्रभाव का दूसरा नियम है। तीसरा, आइंस्टीन की समीकरण से स्पष्ट है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। यह प्रकाश वैध प्रभाव का तीसरा नियम है। चौथा, यदि फोटोन की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम हो जाए, ठीक है, तब गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक आएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यह चौथा नियम है। पांचवा नियम समीकरण से स्पष्ट है कि फोटोन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, ये पांचवा नियम है। तो पांचों नियमों की व्याख्या कर दी। अब कल हम पढ़ेंगे इसमें कि तरंग और कणिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री खेल लो।